नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में। साथियों, आज पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं परिणामित्र। परिणामित्र अपने गांव में इनको डीपी भी कहते हैं। डीपी देखो, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर की यदि बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। इसमें किसी प्रकार कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, सचल पुर्जा नहीं होता। यह एक स्थिर युक्ति है जो कि एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की विद्युत शक्ति में क्या करती है, रूपांतरित। माना यहाँ पे उत्पादन केंद्र है, अपना घरों का जीएसएस मान लो, कुछ मान लो, और यहाँ पे लगी हुई है अपना ट्रांसफार्मर। इसमें माना 11,000 है। 11,000 वोल्टेज आपने किसको दी, इस परिणामित्र को। तो ये क्या करता है, इस वोल्टेज को दूसरे परिपथ में बदलता है। मतलब इस 11 वोल्टेज को या तो अप कर देगा, बढ़ा देगा, या इसको क्या कर देगा भाई, डाउन। मतलब 11,000 वोल्टेज से कम। तो ट्रांसफार्मर का कार्य यही होता है कि वोल्टेज को अप व डाउन करना। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना व घटाना। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में ट्रांसफार्मर की आवश्यकता इसी वजह से पड़ी, वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए। तो इसकी परिभाषा यही होती है कि भाई यह एक स्थिर युक्ति है जो कि एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की विद्युत शक्ति में रूपांतरित करती है। परिचय पे थोड़ा मैं लिख देता हूं। यह एक स्थिर युक्ति है, स्थिर युक्ति है जो एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की विद्युत शक्ति में रूपांतरित यानी बदलता है। यह एक स्थिर युक्ति है जो कि एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की विद्युत शक्ति में रूपांतरित करता है। उसे क्या कहते हैं भाई, ट्रांसफार्मर। अब देखो, ट्रांसफार्मर होता है ना, ये केवल वोल्टेज के मान को बदलता है। वोल्टेज के मान को ही अप और डाउन करता है। इनको छोड़ो अभी, और देखो इसमें। अब इसमें क्या होता है, ये स्थिर युक्ति होती है, इसमें घूमने वाला भाग कोई भी नहीं होता। इस वजह से इस ट्रांसफार्मर में घर्षण आने का मान क्या होता है भाई, घर्षण आने का मान क्या होता है, 0। और मशीनों में अपनी 3 प्रकार की हानि होती है, लोहा हानि, ताम्र हानि और घर्षण हानि। तो इस युक्ति में, इस ट्रांसफार्मर के अंदर अपने घर्षण हानि नहीं होती। कारण क्या होता है, इसमें घूमने वाला भाग कोई भी नहीं होता। इस वजह से इस ट्रांसफार्मर की, इस मशीन की दक्षता और मशीनों की अपेक्षा क्या होती है भाई, ज्यादा। यहां पे लिखो आप, इस मशीन में घर्षण हानि का मान 0 होता है। अब घर्षण हानि का मान 1 हानि कम हो जाएगी तो और मशीनों की अपेक्षा इसकी दक्षता का मान क्या होता है भाई, दक्षता कितनी ली जाती है, 90 से 98%। सॉरी, हाँ, 90 से 98% इस ट्रांसफार्मर की दक्षता मानी जाती है। यहां और लिख लो कि यह केवल वोल्टेज के मान को ही बदलता है। ये अपना जो ट्रांसफार्मर होता है, ये केवल वोल्टेज के मान को बदलता है। धारा तो इसके साथ में परिवर्तित होती है, वोल्टेज के साथ में। जैसे कि माना कोई ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज का मान अप कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो धारा का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा भाई, डाउन।
यदि वोल्टेज डाउन कर रहा है तो धारा का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा, अप। तो इसका मेन उद्देश्य वोल्टेज को कम ज्यादा करना होता है, ना कि धारा को। आगे पढ़ते हैं, क्या भाई, आगे देखो इनके आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ेंगे। इनमें प्रकारों में से फिर पढ़ेंगे अपन आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। ये केवल एसी सप्लाई पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कौन सी सप्लाई पे कार्य करता है, एसी पे। यदि इसको डीसी सप्लाई दोगे आप तो ये वर्क नहीं करेगा और प्राथमिक वाइंडिंग जल जाएगी। ये कारण क्या है, क्यों जलती है, उनके बारे में बाद में विस्तार से देखेंगे। तो अभी पढ़ते हैं अपन ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर के प्रकार, तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे अपन आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर आउटपुट वोल्टेज के आधार पर जो अपने ट्रांसफार्मर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भाई। पहला तो होता है अपना स्टेप अप, पहला स्टेप अप, इसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई परिणामित्र। दूसरा होता है अपना स्टेप डाउन। इसको हिंदी में कहते हैं अपचाय परिणामित्र। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये तो क्या करता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर को दी 11,000 वोल्टेज दी इनपुट के रूप में, तो आउटपुट में क्या कर देगा, इस 11,000 वोल्टेज को बढ़ा देगा। कहने का मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये तो क्या करेगा, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। अगला है स्टेप डाउन, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के मान को घटाता है। तो इनमें एक बार डायग्राम के माध्यम से बातें करते हैं भाई। ये अपना ट्रांसफार्मर है, कौन सा है, स्टेप अप। अब स्टेप अप व स्टेप डाउन का पता कैसे करेंगे कि ये अप है डाउन। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, देखो पहले तो देखो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है भाई। एक तो होती है प्राथमिक और दूसरी कौन सी होती है, द्वितीयक। इनपुट सप्लाई होती है वो प्राथमिक को देते हैं, जो अपने आउटपुट प्राप्त होती है वो कौन सी से मिलती है, द्वितीयक वाइंडिंग से। जिस भाग पे वाइंडिंग की जाती है वो कहलाता है कोर। ये इससे क्या कहलाएगा भाई, कोर। वाइंडिंग दो होती है, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। अब ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। स्टेप अप की बात कर रहे हैं, पहचानोगे कैसे कि जिस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक हो तो वो स्टेप अप रहेगा। यदि द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम हो तो वो ट्रांसफार्मर कौन रहेगा, स्टेप डाउन। तो अब इसमें देखो, इसमें 3 ही टर्न लगे हुए हैं, इधर ज्यादा है तो अपन ये मानेंगे ये कौन सा है, स्टेप अप। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है भाई। देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है ये वाली, ये प्राथमिक वाइंडिंग बनी होती है मोटे तार और कम टर्नों से, जिसके कारण इस वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, निम्न। प्रतिरोध का मान क्या होता है, निम्न। इसकी द्वितीयक वाइंडिंग है, द्वितीयक वाइंडिंग बनी होती है पतले तार अधिक टर्नों से,
इसकी वजह से इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, अधिक। ठीक है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। ये कौन सा अपना स्टेप डाउन, क्योंकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है, कम। तो टर्नों की संख्या के अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो कि स्टेप अप है डाउन। प्राथमिक वाइंडिंग ये द्वितीयक वाइंडिंग हो गई, इधर आउटपुट प्राप्त होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। प्राथमिक वाइंडिंग क्या देता है, इनपुट सप्लाई। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की डाउन, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो पतले तार अधिक टर्नों की बनी होती है, जिसके कारण इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, उच्च। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो मोटे तार कम टर्नों की बनी होती है, इसके कारण इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, निम्न। इसका तो उच्च होता है, इसका क्या होता है, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान निम्न। अब देखो प्रतिरोध किसे कहते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ये लंबाई के तो क्या होता है, समानुपाती। यदि किसी चालक की आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की क्या होता है, विलोमानुपाती। कहने का मतलब इनको छोड़ो, आप तो ये समझो कि जितना मोटा वायर होगा उसका उतना ही कम प्रतिरोध होगा, जितना पतला ज्यादा वायर होगा, पतला वायर का प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है और मोटे वायर के प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम। तो इनमें से इसके पतले, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, मोटे तार कम टर्नों की बनी होती है, तो मोटे तार है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, निम्न। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्नों की बनी होती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसका अधिक। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग कैसी बनी होती है, पतले तार अधिक टर्नों की, इस वजह से इसका प्रतिरोध का मान उच्च हो गया। सेकेंडरी वाइंडिंग बनी होती है मोटे तार और कम टर्नों की, इस वजह से इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है भाई, निम्न। इनकी परिभाषा लिख लो। इसकी लिखते हैं पहले कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, वह ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन में क्या लिखेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को, वोल्टेज के मान को घटाता है, उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनमें एक चीज और लिख लेना भाई कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंगों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है। ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग होती है इनके बीच में कितना प्रतिरोध होता है, अनंत प्रतिरोध होता है भाई। अब इधर देखो एक बार, जो अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक वाइंडिंग में, इनको छोड़ो आप, आगे देखो भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई उतारना चाहता है तो आप वीडियो को रोक लिया करो, वीडियो साफ दिखाई नहीं देती है तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कम कर लिया करो, कम लग रही है तो ज़्यादा कर लिया करो। आउटपुट वोल्टेज के आधार पे हो गया
दूसरा लेते हैं फेजों की संख्या के आधार पर। फेजों की संख्या के आधार पर। तो फेजों की संख्या के आधार पर भी भाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अपना सिंगल फेज और दूसरा होता है भाई थ्री फेज। फेजों की संरचना के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है अपना सिंगल फेज और दूसरा कौन सा है? थ्री फेज। अब देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर किससे कहते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है, वह ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है उसे तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। थ्री फेज ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो कि थ्री फेज सप्लाई पे कार्य करता है उसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जो ये वह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें वाइंडिंग एक दूसरे के 120 डिग्री के विद्युत कोण पर होती है भाई, विद्युत कोण पर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें सॉरी 180। जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें वाइंडिंग होती है 120 डिग्री के विद्युत कोण पर। अपना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? वितरण प्रणालियों में अपने घरेलू वैद्युतिक उपकरण चलाने के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है और यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। घरेलू वैद्युतिक उपकरण या फिर आप लिख लो वितरण प्रणाली में। ये कौन सा होता है भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। सिंगल फेज में आपने देखा होगा सिंगल फेज डीपी के ऊपर एक वायर लगा होता है, सिंगल वायर, जो कि उस वायर में बहती है 11,000 वोल्टेज और उस 11,000 वोल्टेज को अपना ट्रांसफार्मर क्या करता है 240 वोल्टेज में कन्वर्ट करके अपने घरों तक पहुंचाता है। तो ये 11,000 टू 240 मतलब 11,000 को कम कर रहा है, 240 कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? स्टेप डाउन। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किस में होती है भाई? डेल्टा स्टार में। जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो तो होती है डेल्टा में, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किस में होती है? स्टार में। वाइंडिंगों के बीच में विद्युत कोण होएगा 180। अब बात करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो कि थ्री फेज सप्लाई पे कार्य करता है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग करते हैं एक तो अपना जो उत्पादन केंद्र पर जो एसी जनरेटर के द्वारा 11,000 वोल्टेज उत्पन्न की जाती है उसको बढ़ाने में, जैसे कि 166, 244, 444 वोल्टेज बढ़ाने में, और एक वितरण प्रणाली में वोल्टेज को डाउन करने के लिए, जो कि डाउन कितना करता है 450। जो थ्री फेज अपने घरों में आती है ना भाई वो 450 आती है। तो इसका उपयोग दो जगह हो रहा है, एक तो वितरण प्रणालियों में लिखता हूं, एक तो उत्पादन केंद्रों पर। उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए
दूसरा है इसका कि वितरण प्रणाली में वोल्टेज को डाउन करने के लिए, इसकी वाइंडिंगों की बात करते हैं भाई। वाइंडिंग तो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो तो होती है स्टार में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो होती है डेल्टा में। तो ये अपने ट्रांसफार्मर प्रकार में 2 प्रकार के पढ़ ले अपने फेजों की संख्या के आधार पर। इसमें इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना भाई। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग एक दूसरे के, अच्छा इनमें एक चीज और लिख लो आप, इधर सिंगल फेज चल रहा ना ये, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 वाइंडिंग होती है भाई, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। लिख लो यहाँ पे, ये लिख देता हूं मैं इधर, 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है प्राथमिक और एक होती है द्वितीयक। जो अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है इसमें 6 वाइंडिंग होती है भाई, 6 वाइंडिंग। इसमें से 3 तो किसकी होती है, प्राथमिक की, 3 तो होती है प्राथमिक की, और 3 किसकी होती है, द्वितीयक की। तो कुल मिला के जो अपना 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें 6 वाइंडिंग होती है, और जो अपना सिंगल फेज होता है उसमें कितनी होती है, 2, एक तो प्राथमिक में एक द्वितीयक में। अब इस 3 फेज में 6 होती है, 3 तो प्राथमिक की और 3 द्वितीयक की, या फिर सेकेंडरी या प्राइमरी, आप जो भी आपकी सुविधा के अनुसार कहना चाहो। तो अपने 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं भाई।